तमाम सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया। MZS TV को आपके साथ 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मारूफ डेवलपर की गिरफ्तारी की कुछ वीडियोस आई हैं जो बहुत ही अफसोसनाक वीडियोस हैं और उनका बेटा जब फरार हुआ, ये दोनों बाप बेटा लापता हैं। ये प्रॉपर्टी की बहुत बड़ी खबर है जो मैं ब्रेक करने जा रहा हूं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है एंड तक वीडियो देखिएगा। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मरी में 5 मरला 7 मरला 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट खरीद कर फौरी घर बनाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। दुरुस्त फैसले इश्तिहारात से नहीं, खबर, तहकीक और तज्जिये से होते हैं। अगर आप भी प्रॉपर्टी मार्केट का उतार चढ़ाव जानना चाहते हैं तो MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोजाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। जी दोस्तों, मेरा नाम कामरान खान है और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब वीलॉग। यहाँ प्रॉपर्टी के हवाले से मैं हमेशा अपडेट्स देता हूँ और प्रॉपर्टी की एक और दिलचस्प वीडियो के साथ आज मैं हाजिर खिदमत हूँ। आज हमने पहले इस व्लॉग में ये जानना है कि ये FIR कितनी सवेयर है और फिर दूसरा ये जानना है कि क्या ये जो नैब की इंक्वायरी है इसमें 150 अरब रुपए की अमाउंट का नाम है या ये इल्ज़ाम है। तीसरा हमने जानना है कि बाप बेटे की गिरफ्तारी इतने सख्त तरीके से क्यों हुई, वीडियोस भी चलाऊंगा। सोजी सबसे पहले FIR की तरफ जाते हैं और FIR जब मैंने स्टडी की तो FIR में मौजा चौहान लिखा हुआ था। उसके बाद एक आध वीडियो मैंने मौजा चौहान, मैं समझा कि ये फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में है। फिर मैंने फैसल टाउन में बाकायदा कॉल किया और उनसे पूछा कि ये फैसल टाउन फ़ेज़ 1 में भी मौजा चौहान है, तो उन्होंने बाकायदा से बताया कि फैसल टाउन 1 में भी मौजा चौहान है, लिहाजा ये FIR फैसल टाउन 1 के हवाले से है। अब ये जो FIR है ये देनी किसने थी और दी किसने? सबसे पहले ये FIR जाके RDA का 3 इंस्पेक्टर देते हैं और ये कहते हैं कि फैसल टाउन 1 जो मुकम्मल कंजेस्टेड पॉपुलेटेड और आबाद एक हाउसिंग सोसाइटी है उसके अंदर वाटर टैंक का काम मुकम्मल नहीं हुआ। सीवरेज वाटर टैंक की बात हो रही है। अब सबसे पहले हमने ये जानना है ये FIR किसकी देना बनती है। साल 2025 में एक वीडियो मैंने बनाई थी कि हाउसिंग सोसाइटीज़ को अब NOC नहीं मिलेगा क्योंकि साल 2025 में महकमा मौलियात को हुकूमत पंजाब ने एक ऑर्डर दिया था कि आपने हर सोसाइटी के अंदर एक सीवरेज टैंक बनवाना है जो रिसाइकल करे पानी को और साफ़ सुथरा करके दोबारा रीयूज़ करने के काबिल बनाए और उससे आलूदगी निकाले, इससे आलूदगी फैलती है। अब इसकी अथॉरिटी हुकूमत पंजाब ने एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन एजेंसी को दी थी जिसे आप EPI बोलते हैं, ठीक है। EPI के पास, इसे हम उर्दू में बोलते हैं महकमा मौलियात, पंजाब को इसकी अथॉरिटी दी थी कि आपने हर सोसाइटी के अंदर ये काम करवाना है, आपने हर सोसाइटी के अंदर जाना है, विज़िट करना है और जिस हाउसिंग सोसाइटी के पास ये सीवरेज वाटर टैंक नहीं होगा या सीवरेज का निज़ाम उसका दुरुस्त नहीं होगा तो आपने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है। इसमें कानूनी कार्रवाई का जो इख्तियार दिया गया था FIR करना है और अगर FIR के अलावा वो ये समझते हैं कि वो TMA को या RDA को जो मुतल्लिका जो भी अथॉरिटी है उसे वो लिख भी सकते हैं कि इसका NOC सस्पेंड कर दें। और नंबर 3 ये कि अगर ये दोनों काम नहीं करते तो जुर्माना कर दें। यानी कि ये लॉ के मुताबिक इस ऑफेंस पे तीनों काम नहीं होंगे, या तो FIR होगा या NOC सस्पेंड हो जाएगा और या फिर फाइन हो जाएगा, ठीक है ना। NOC सस्पेंड जो है ना 3 नंबर पे है, यानी कि अगर वो कहे कि मैं बनाता ही नहीं हूँ, मैं नहीं बनाता, तो फिर NOC सस्पेंड है, ठीक है। उससे पहले FIR हो जाती है, FIR नहीं, फ़ाइन हो जाता है, फ़ाइन नहीं होता वो रेडी हो जाता है, या फिर इस तरह से बहुत सारे इदारे को अख्तियारात दिए गए। लेकिन याद रखें ये RDA को अख्तियारात नहीं दिए गए, ये महकमा मौलियात पंजाब को दिए गए। मैंने जब डिटेल से FIR पढ़ी तो इसके अंदर 3 इंस्पेक्टर जो जाते हैं वो
RDA के जाते हैं, और ये कुछ बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं, कुछ साइट इंस्पेक्टर हैं, कुछ मेट्रोपॉलिटन इंस्पेक्टर हैं। ये तीनों वहाँ पे जाते हैं, और ये किस दफ़ा के तहत FIR देते हैं? सोसाइटी बिल्डिंग्स एक्ट 1976 के तहत। जबकि महकमा माहौलियात का ये जो लॉ है, जो मैंने सारा आपके सामने डिस्कस किया, ये 1995 का एक्ट है, और 1976 का सोसाइटी बिल्डिंग्स एक्ट जो है, इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एक्ट के अख्तियारात RDA को दिए गए हैं, जबकि 1995 के एक्ट के अख्तियारात जो दिए गए हैं वो महकमा माहौलियात को दिए गए हैं। लिहाजा जिस तरह थाने के मामले में, यानी कि एक क्रिमिनल को जाके एक डॉक्टर गिरफ्तार नहीं कर सकता, इसी तरह सीवरेज वाटर टैंक के मामले में RDA भी जाके FIR नहीं दे सकता, क्योंकि सीवरेज वाटर टैंक का जो मसला है वो तो RDA का है ही नहीं। यहाँ तो इतना स्वेयर गैर कानूनी काम किया गया, और RDA एज अ अथॉरिटी पर्चा रजिस्टर्ड करवाने की गाइडलाइन दे सकता है, और RDA का इंस्पेक्टर कभी भी पर्चा नहीं करवा सकता। पर्चा हमेशा या FIR हमेशा RDA का डायरेक्टर करवाता है। अब यहाँ जो बंदा FIR करवा रहा था, उसने इस FIR में ये नॉमिनेट नहीं किया कि मैं महकमा माहौलियात की अथॉरिटी है मेरे पास, नंबर 1, नंबर 2, या मैं उसका डेजिग्नेटेड बंदा हूँ, उन्होंने मुझे ये कहा है। ना उसके पास कोई इख्तियार था सरकारी, ना उसकी जुरिस्डिक्शन थी, उसने अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ किया। कानून के लिहाज से ये FIR कोई इंस्पेक्टर दे ही नहीं सकता, क्योंकि RDA के इंस्पेक्टर का क्या काम है महकमा माहौलियात के अंदर? वो किस तरह से सीवरेज वाटर को जाके विजिट कर सकता है, वो किस तरह से उसे चेक कर सकता है? उसकी अथॉरिटी नहीं है। बिल्डिंग इंस्पेक्टर की अथॉरिटी या मेट्रोपॉलिटन इंस्पेक्टर की अथॉरिटीज और होती हैं, और जो सीवरेज वाटर है या सीवरेज का जो टैंक है, उसकी अथॉरिटी तो बाकायदा महकमा माहौलियात के इंस्पेक्टर के पास होती है। अब चलते हैं नैब की रिपोर्ट की तरफ। नैब ने जो बाकायदा से इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है, 3 सफ़ात का ये केस है। इन 3 सफ़ात के केस को मैंने मुकम्मल पढ़ा है। अगर मुझसे कोई गलती रह गई हो तो डिस्क्रिप्शन में बाकायदा से ये तीनों सफ़ात लगा देता हूँ, आपने डाउनलोड करके इन तीनों के तीनों को पढ़ लेना है। अब आप जब डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो ये जो सहाफ़ी हज़रात कहते फिर रहे हैं अपने व्लॉग्स में कि 150 अरब रुपए की करप्शन का केस, नैब के तीनों सफ़ात में 150 अरब रुपया नहीं लिखा हुआ, मैंने डिटेल से पढ़ा है। बात 1। बात 2, 150 अरब रुपया कैसे करप्शन हुई? चौधरी मजीद ने 150 अरब रुपए की करप्शन कैसे की? मेरा सवाल है। ये जो लोग व्लॉग बना रहे हैं, मनगढ़ंत सहाफ़ी जो व्लॉग बना रहे हैं, वो मुझे जवाब दें कि चौधरी मजीद ने 150 अरब रुपए की करप्शन अगर की, क्या उसके पास ज़मीन नहीं थी? हाउसिंग की दुनिया में सबसे बड़ा फ्रॉड ये होता है कि कोई शख्स फाइल बेच दे, कागज़ बेच दे, लेकिन उसके पास ज़मीन ना हो। चौधरी मजीद के पास जितनी ज़मीन मौजूद है ना, इसके चौथे हिस्से के उसने प्लाट बेचे हैं। चौथा हिस्सा उसने अभी बेचा है, यानी कि 25% लैंड उसने बेची है, 75% लैंड उसकी बाकी है। फिर जिस बंदे ने प्लॉट लिया है तो उसने फाइल नहीं खरीदी, उसने बाकायदा से प्लॉट खरीदा है, विद डेवलपमेंट चार्जेस खरीदा है। अब मुझे ये इल्ज़ामात लगाने वाले लोग ये बताएं कि ये 150 अरब रुपए का खुर्द-बुर्द कैसे हुआ है, जब वो सारे लोगों को प्लॉट भी दे रहा है, ज़मीन भी उसके साथ इजाफी पड़ी है चौधरी मजीद के साथ, ये भी मुझे बता दें। फिर वो कैसे खुर्द-बुर्द हो गया, कहाँ से खुर्द-बुर्द हो गया? जब आप गुलशन कश्मीर, दानियाल टाउन, हलरम सिटी के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाने वाला मैं हूँ। मैंने फैसल टाउन के ख़िलाफ़ भी, जाएं मेरी टाइमलाइन को देखें, मैंने 1 साल 2 साल 3 साल पहले हमेशा मैं इनके ख़िलाफ़ वीडियो बनाता हूँ और फिर मैंने गुलशन कश्मीर के लोगों के मुजाहरों में शिरकत की, उनकी वीडियोज़ बनाई, हलरम सिटी वालों की वीडियो बनाई, दानियाल टाउन वालों की वीडियो बनाई। मैं हमेशा वीडियोज़ बनाता हूँ, लेकिन अगर उनके साथ कोई ज़्यादती हुई है तो उसका जिम्मेदार हम कैसे चौधरी मजीद साहब को करार दे सकते हैं? ये मनगढ़ंत साफ़ी मुझे देखें। एक मालिक है, उसके पास 500 कनाल या 1000 कनाल या 2000 कनाल ज़मीन है,
وہ اس زمین کی فائلیں بیچ دیتا ہے، فائلیں، رجسٹری انتقال اس کے نام پہ، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کرتا، 50 سال 40 سال کسی قسم کا کچھ نہیں، وہ جنگل پڑا ہوتا ہے، اور وہ آ کے دوسرے بندے کو کہتا ہے یار یہ میری زمین ہے، جنگل پڑا ہوا ہے، یہ تم خرید لو، وہ خرید لیتا ہے۔ تو اب مجھے یہ بات بتائیں کہ وہ فائلوں والے کو وہ جو زمین خریدتا ہے وہ تو ریکوری نہیں دے گا نا، جو زمین بیچ رہا ہے وہ ریکوری دے گا۔ تو فائلوں والوں کو جو ریکوری دینی ہے، گلشن کشمیر، ہلرم سٹی اور دانیال ٹاؤن والوں نے ریکوری دینی ہے، ایشیا ہاؤسنگ سوسائٹی والوں نے ریکوری دینی ہے، اور وہ بھی 150 ارب کی تو نہیں ہے۔ اگر چلو میں آپ لوگوں کی یہ اندھے صافیوں کی طرح والی بات میں مان لیتا ہوں کہ یہ میں گلشن کشمیر، دانیال ٹاؤن صاحب کو میں اکٹھا کہتا ہوں یار یہ چودھری مجید صاحب یہ آپ دے دیں، تو یار وہ بھی تو کوئی 25-30 کروڑ روپیہ ہی بنتا ہے، یہ 40 کروڑ روپیہ بنتا ہوگا۔ وہ کتنے کی فائل ہے؟ وہ 800 1200 1500 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کی فائل ہوگی، قسطوں سمیت 4 لاکھ روپیہ پڑا ہوگا یا 3 لاکھ ہوگا۔ وہ بھی یار 50-60 کروڑ روپیہ بنے گا، 25-30 نہ صحیح 50-60 کروڑ روپیہ بنے جائے گا۔ یہ 150 ارب روپیہ کیسے اور کس نے ڈال دیا؟ نیب کی انکوائری میں نے بھی یہ بالکل نہیں پڑھا، اور میں نے اسپیشلی فیصل ٹاؤن فون کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ اس میں 150 ارب روپے کا فگر کہاں سے آیا؟ وہاں کہا جی ہمیں نہیں پتا، کسی ڈاکومنٹس پہ نہیں لکھا ہوا۔ یہ سارے معاملات حال طلب ہے، صرف ایک مافیا ہے جو چھیڑ رہا ہے فیصل ٹاؤن فیز 2 کو، آپ لوگوں کو پینک کر رہا ہے، اور آپ پینک کر کے اپنے پلاٹ نہ بیچے، سٹرانگ ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں نا میں کتنی سٹرانگ ویڈیوز بناتا ہوں ہر ڈیولپر کے خلاف، کیونکہ میں سچ بولتا ہوں، وہ مارکیٹ کے اندر۔ اب بھی میں فیصل ٹاؤن فیز 2 کے خلاف نیب کی انکوائری ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں مارکیٹ میں ہو رہی ہیں، ہم نے رپورٹ کرنا ہے، لیکن ہم نے ایسے نہیں کہنا جس طرح مزمل نے کہا۔ بڑا افسوس ہوا مزمل کی یہ بات سن کے اس کے منہ سے، وہ صحافی نہیں ہے، وہ شخص جس طرح اس نے یہ الفاظ ادا کیے کہ چودھری مجید کے نیفے میں گولی کیوں نہیں بجتی، باقی لوگوں کے بجتی ہے، یعنی کہ آپ چودھری مجید کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی یہ خواہش ہے، اس طرح آ کے اٹیک کیے جائے اور اس طرح باقاعدہ سے قتل کی دھمکیاں دی جائیں، اور اس کے بعد بھی کوئی سوسائٹی خاموش رہے، یہ بہت افسوسناک ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دے، خدا حافظ۔